टारगेट एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 एमसीक्यू से रिवीजन सीरीज में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें हम 10 यूनिट जो आपकी प्रारंभिक परीक्षा की है, प्रत्येक यूनिट को 2 वीडियो के माध्यम से कवर करते हैं और हर वीडियो में 25 प्रश्न होते हैं। तो आज हम बात करेंगे यूनिट थर्ड की। यूनिट थर्ड हमारी क्या है, तो भारत का भूगोल, इसके पार्ट 2 की बात करेंगे। पार्ट 1 अगर अभी तक आपने नहीं देखा है या प्रीवियस हमारे जितने वीडियोज आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज भारत के भूगोल पार्ट 2 की। देखिए, ये हमारी अगर बात करें तो प्रश्नों की श्रृंखला है, रिवीजन इसका उद्देश्य है, इसलिए हम बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे ताकि आपका रिवीजन हो जाए। शुरुआत पहले प्रश्न से करते हैं। द्वितीय हरित क्रांति से सबसे अधिक जुड़ी हुई तकनीक कौन सी है? विकल्प ए ट्रैक्टर, विकल्प बी उच्च उत्पादक किस्में, विकल्प सी छिड़काव के लिए ड्रोन या विकल्प डी बफर स्टॉक प्रणाली। तो इसका सही विकल्प क्या है? छिड़काव के लिए ड्रोन। हरित क्रांति में जो द्वितीय हरित क्रांति की यहाँ पर बात की गई है उसमें विशेष जो ध्यान है वो तकनीकी आधारित यानी स्मार्ट जलवायु और साथ साथ संसाधनों के कुशल कृषि पर ये डिपेंडेंसी को यहाँ पर वो सेंटर में है। आधुनिक तकनीकें जैसे ड्रोन हो गया, उर्वरक हो गया, कीटनाशक का छिड़काव इसके माध्यम से करना, एआई का इस्तेमाल करना, एआई आधारित फसल निगरानी हो गया, प्रिसीजन एग्रीकल्चर हो गया, या जो भी भूस्थानिक मैपिंग हो गया, वो सारी इसका हिस्सा है। स्वचालित सिंचाई प्रणालियां हो गई। तो यहाँ पर सी विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत में किस क्षेत्र में सबसे अधिक ज्वारीय ऊर्जा क्षमता है? कच्छ की खाड़ी, विकल्प बी है कैम्बे की खाड़ी, विकल्प सी है मन्नार की खाड़ी या चिल्का झील। तो यहाँ पर सही विकल्प क्या होगा? सही विकल्प होगा विकल्प बी कैम्बे की खाड़ी, या जो खंभात का क्षेत्र है वहां पर आपका सबसे ज्यादा दिखाई देता है, इसकी संभावना सर्वाधिक दिखाई देती है। ज्वारीय ऊर्जा जो है उसकी क्षमता मुख्यतः कैम्बे की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी और सुंदरबन क्षेत्र में केंद्रित है, लेकिन सर्वाधिक पूछा है तो इसमें गुजरात की कैम्बे की खाड़ी, जिसको खंभात खाड़ी कहते हैं, सबसे अधिक सैद्धांतिक ज्वारीय ऊर्जा क्षमता इसके पास है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर लगभग 7,000 मेगावाट इसकी क्षमता है। अगला प्रश्न क्या है? वर्ष 1905 के कांगड़ा भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर लगभग कितनी मापी गई थी? 7.2, 7.5, 8 या 8.5। ये कांगड़ा में जो भूकंप आया था, भारत में आने वाले सबसे तगड़े भूकंपों में से था ये। 8 इसकी सी विकल्प सही होगा, रिक्टर पैमाने पर मापी गई थी। ये भारत में रिकॉर्ड किए गए सबसे शक्तिशाली और विनाशकारी भूकंप में से एक माना जाता है और ये हिमाचल प्रदेश क्षेत्र में आया था, कांगड़ा में। चूंकि नाम से ही आप समझ गए होंगे, इसकी तीव्रता 8 थी और ये अनुमानित रूप से 19,800 लोगों की इसमें मृत्यु हुई थी, जो कि इसकी विनाश लीला को बयां करती है। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सा शहर और नदी का संयोजन गलत है जिसके कारण उस शहर में ऐतिहासिक रूप से बाढ़ आई? विकल्प ए सूरत तापी, विकल्प बी कटक महानदी, विकल्प सी पटना सोन नदी, विकल्प डी गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी। देखिए, सूरत तापी सही है, ये भी सही है, गुवाहाटी भी सही है। पटना सोन नदी नहीं सही, क्योंकि पटना जो है वो सोन और गंगा के संगम पर स्थित है और उसमें बेसिकली जो बाढ़ की प्रवृत्ति टेंडेंसी है वो सिर्फ सोन नदी नहीं बल्कि गंगा नदी की वजह से देखी जाएगी। तो इसलिए सी विकल्प ही यहाँ पर आपका सही होना चाहिए। तो यहाँ पर यही व्याख्या में भी बात कही गई है, सूरत में बाढ़ का प्रमुख कारण तापी है, कटक महानदी के तट पर है तो वहां पर यह जिम्मेदार है, गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र के किनारे है तो गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र की वजह से बाढ़ आती है, लेकिन पटना में गंगा सोन नदी दोनों है, लेकिन यहाँ पर बाढ़ का कारण गंगा नदी का प्रमुख जो है पानी है, सोन सहायक नदी है जो गंगा में मिलती है। अगला प्रश्न है, भारत के लिए जिला स्तरीय जलवायु जोखिम आकलन रिपोर्ट के अनुसार भारत में उच्च बाढ़ जोखिम वाले जिलों की संख्या कितनी है? विकल्प ए 50, विकल्प बी 118, विकल्प सी 188 या विकल्प डी 698। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है विकल्प बी, यानी कि 118। उच्च क्या पूछा जा रहा है आपसे, ध्यान रखेंगे, जिला स्तरीय जलवायु जोखिम आकलन रिपोर्ट में पूछा जा रहा है कि भारत में उच्च बाढ़ जोखिम वाले, अब इनकी श्रेणी पर भी आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, इसमें 118 है, यहाँ पर अलग अलग संख्या दी गई है। अत्यधिक बाढ़ जोखिम वाले जिले 50 हैं, उच्च बाढ़ जोखिम वाले जिले 118 हैं और उच्च सूखा जोखिम वाले जिले 188 हैं। ये रिपोर्ट डीएसटी एसडीसी के सहयोग से आईआईटी मंडी और आईआईटी गुवाहाटी और सीएसटीपी द्वारा तैयार की गई थी। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए बता दें कि अगर आप अपनी स्टेट पीसीएस की आगामी प्रीलिम्स परीक्षा को टारगेट कर रहे हैं तो हमारे पास एक ऐसा बैच है जिस बैच की सहायता से आप इस परीक्षा को क्रैक कर सकते हैं। एमपीपीएससी प्रीलिम्स प्रैक्टिस बैच हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में उपलब्ध है और इसमें ऑफलाइन मोड में आप इंदौर शाखा से जुड़ सकते हैं, ऑनलाइन माध्यम भी इंदौर क्लासरूम से लाइव होगी। इसकी विशेषता यह है कि 70 दिनों में प्रीलिम्स को टारगेट करते हुए पूरी तरह से ये बैच है। यहाँ पर 1 से लेकर 10 यूनिट जो आपकी यूनिट है प्रीलिम्स परीक्षा की, उसको नए पैटर्न के अनुसार बहुविकल्पीय प्रश्नों को कैसे हल करना है, ये सारी स्ट्रेटेजी के तहत आपको ये हल कराया जाएगा। पीवाईक्यू के रुझान पर आधारित ये पूरा बैच होगा। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं 8750187501 इस नंबर पर। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिलेगा, उस लिंक से एक फॉर्म खुलेगा, उस फॉर्म में कुछ बेसिक चीजें आप भरेंगे तो अपनी सीट आप सुनिश्चित कर सकते हैं।
तो इस कोर्स से आप जुड़िए, प्रीलिम्स परीक्षा अगर क्रैक करना है तो। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा है, भारत सरकार द्वारा सूखा आपदा के प्रबंधन और राहत के लिए निम्नलिखित में से किस मंत्रालय को नोडल मंत्रालय नामित किया गया है? विकल्प ए गृह मंत्रालय, विकल्प बी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, विकल्प सी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, या विकल्प डी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। तो इसका सही जवाब विकल्प डी है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय जो है ये इसका सही जवाब है, क्योंकि सूखा मुख्य रूप से कृषि और जल संसाधनों को प्रभावित करता है, तो इसलिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय जो है इसी को नोडल मंत्रालय यहाँ पर बनाया गया है। अब सूखे की घोषणा हो गई, राहत वितरण हो गई, शमन योजनाएं होंगी, इस सभी कार्यान्वयन को कोऑर्डिनेट करने का काम क्या करेगा? नोडल मंत्रालय इसी को बनाया गया, यही करेगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, भारत की पहली डिजिटल होने वाली जनगणना कौन सी है? वर्ष 1951, वर्ष 2001, 2011 या 2021? तो देखिए, डिजिटल जनगणना पहले तो हुई नहीं है, तो अब आगामी जो जनगणना होनी है वही होगी। तो 2021 वाली जो कि विलंबित है, अभी तक हुई नहीं है, तो यही डिजिटल जनगणना होनी है। आगामी जनगणना जो विलंबित है, अभी कई तकनीकी विशेषताओं के कारण ये, इसमें कई ऐसी चीजें हैं जो टेक्निकल इसमें चीजों को इंप्लीमेंट किया जाएगा, जिसकी वजह से इसको हिस्टोरिकल भी कहा जा रहा है, यानी कि डिजिटल माध्यम का प्रयोग होगा। भारत की पहली डिजिटल जनगणना के रूप में इसको प्रस्तावित भी किया गया है। अब डेटा संग्रह करना हो, चाहे कागज के बजाय आपको मोबाइल एप्लीकेशन का यहाँ इस्तेमाल होगा, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का ज्यादा उपयोग होगा, इस वजह से इसको ऐसा नाम दिया गया है। आगे बढ़ेंगे, वर्किंग ग्रुप ऑन माइग्रेशन 2017 की रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में कितने प्रतिशत पुरुष प्रवासी प्राथमिक रोजगार से जुड़े हुए हैं? विकल्प ए 20%, विकल्प बी 37%, विकल्प सी 50% या विकल्प डी 84%? सही जवाब आपका है विकल्प बी, 37% जो है वो प्राथमिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। अब ये आंकड़ा ग्रामीण प्रवासियों की आजीविका पर पारंपरिक क्षेत्र की निर्भरता को दिखाता है। जो प्राइमरी सेक्टर है उस पर डिपेंडेंसी कितनी है, प्राइमरी सेक्टर जिसमें कि कृषि आता है, माइनिंग आता है, प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भरता इसमें अगर आप देखें तो 37% पुरुष जो है प्रवासी प्राथमिक रोजगार से जुड़े हुए हैं, और प्राथमिक रोजगार में मुख्य रूप से कृषि, मत्स्य पालन, खनन जैसे क्षेत्र शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला भारतीय प्रायद्वीपीय राज्य कौन सा है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल या आंध्र प्रदेश? तो प्रायद्वीपीय राज्यों में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व केरल में आपको मिलेगा, तो विकल्प सी सही हो जाएगा। अब देखिए, यहां पर इसका जनसंख्या घनत्व 2011 की जो जनगणना है उसमें 859 बताया गया है। ये आंकड़ा 819 दिया गया है, दोनों ही दिए गए विकल्पों में सबसे अधिक है। और व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यानी कि 859, 2011 की जनगणना में केरल का जनसंख्या घनत्व जो है वो कितना है? 859। आगे बढ़ेंगे, प्रेरित जनसंख्या वृद्धि की गणना मुख्य रूप से किस आधार पर की जाती है? विकल्प ए जन्म दर और मृत्यु दर, विकल्प बी प्रवासन और अप्रवासन दरें, विकल्प सी कृषि पद्धतियों में सुधार, विकल्प डी शहरीकरण और परिवहन। तो देखिए, प्रेरित जनसंख्या वृद्धि की गणना मुख्य रूप से जो इसका बेस होता है वो होता है प्रवासन और अप्रवासन दरें, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि एक तो होती है प्राकृतिक वृद्धि जिसमें कि जन्म दर, मृत्यु दर के आधार पर चीजें तय होती हैं, और एक होती है प्रेरित वृद्धि। प्रेरित वृद्धि मतलब एक जगह से कुछ लोग का प्रवासन हो गया दूसरी जगह, तो उसको प्रेरित वृद्धि कहा जाता है। तो प्राकृतिक कारणों के अलावा लोगों के किसी क्षेत्र में आने या जाने से ये प्रवासन होता है, तो यहां पर याद रखेंगे, ये इसका सही विकल्प बी होगा। जनगणना 2011 के अनुसार देश का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक नहीं पूछा है, ध्यान रखना है, देश का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य पूछ रहा है। सबसे ज्यादा आबादी किसकी है? तो उत्तर प्रदेश की है। अब दूसरा बताना है आपको, बिहार, महाराष्ट्र या पश्चिम बंगाल? तो यहां पर सही जवाब क्या है? महाराष्ट्र इसका सही जवाब है, क्योंकि पहले नंबर पर यूपी है, तो यहां पर सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अब देखिए, पहला स्थान किसका है? यूपी का है। कितनी है जनसंख्या? लगभग 19.98 करोड़। दूसरा स्थान महाराष्ट्र का है, लगभग 11.23 करोड़। तीसरा स्थान बिहार का है, लगभग 10.40 करोड़। तो इस तरह से पहला स्थान यूपी, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा बिहार। जनगणना 2011 के अनुसार देश के ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात कितना है? 929, 943, 949 या 919? तो टोटल लिंगानुपात अगर आप देखेंगे देश का राष्ट्रीय स्तर पर तो 943 है, लेकिन ये पूछ रहा है कि देश के ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात, तो ग्रामीण क्षेत्रों में विकल्प आपका सी सही होगा, यानी कि 949। देखिए, ग्रामीण लिंगानुपात 949 है, शहरी लिंगानुपात 929 है और राष्ट्रीय लिंगानुपात 943 है, तो याद रखना है आपको। अगला है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम क्षेत्रफल सिक्किम, त्रिपुरा, गोवा या मिजोरम? राज्य पूछ रहा है, तो यहां पर विकल्प कौन सा होगा आपका सही? गोवा। देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारतीय राज्यों में सबसे कम से क्षेत्रफल गोवा का है, 3702 वर्ग किलोमीटर जो दिए गए विकल्प इसमें से देखिए। सिक्किम का कितना है? 7096 वर्ग किलोमीटर। त्रिपुरा कितना है? 10,486 वर्ग किलोमीटर। और मिजोरम 21,081, लगभग त्रिपुरा से दूना। तो इस तरह से आपका विकल्प सी सही होगा।
अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले राज्यों का सही अवरोही क्रम यानी घटता क्रम क्या है? अवरोही मतलब सबसे ज्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम। उत्तर प्रदेश, और क्या पूछा है? नगरीय जनसंख्या। नगरीय जनसंख्या सबसे ज्यादा कहां है वो देखें, फिर उससे कम, फिर उससे कम। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, या उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। तो देखिए सबसे ज्यादा शहरी जनसंख्या महाराष्ट्र में, उसके बाद उत्तर प्रदेश में, तो उसके बाद तमिलनाडु और तब पश्चिम बंगाल। तो बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। यही क्रम है। ये 2011 के जनगणना के लिहाज से सबसे ज्यादा कहां पर है? महाराष्ट्र में सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या, फिर उत्तर प्रदेश में, फिर तमिलनाडु, फिर पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में 0 से 6 वर्ष आयु का जो शिशु लिंगानुपात है वो कितना दर्ज किया गया? विकल्प ए 923, विकल्प बी 905, विकल्प सी 919 या विकल्प डी 943। सही जवाब क्या है? विकल्प सी आपका 919। 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग में शिशु लिंगानुपात बताना है आपको। तो ये कितना है? 1000 लड़कों में 0 से 6 वर्ष की आयु में लड़कियों की संख्या को ये दर्शाता है। और इसमें 2011 की जनगणना के अनुसार आप देखें तो 919 है, ये आप ध्यान रखेंगे। अब 2001 में कितना था? 927 था। उस तुलना में देखें तो 8 अंकों की गिरावट 2011 में दिखाई देती है। अंतरराष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी सांख्यिकी 2025 के अनुसार अक्षय ऊर्जा स्थापित क्षमता के मामले में भारत का वैश्विक स्थान क्या है? विकल्प ए तीसरा, विकल्प बी चौथा, विकल्प सी पांचवा, विकल्प डी जो है छठा। तो इसके अनुसार देखिए भारत का स्थान चौथा है। पहले स्थान पर चीन है और भारत का स्थान क्या है? चौथा है। तो देखिए भारत से आगे चीन है, फिर अमेरिका है, उसके बाद ब्राजील है और उसके बाद भारत का स्थान आता है। तो वैश्विक रैंकिंग की अगर बात करें रिन्यूएबल एनर्जी स्टैटिक्स 2025 के अनुसार तो अक्षय ऊर्जा स्थापित क्षमता के मामले में दुनिया में भारत चौथे स्थान पर है। अगला है, भारत सरकार ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को किस वर्ष मंजूरी दी? विकल्प ए जनवरी 2022, विकल्प बी जनवरी 2023, विकल्प सी जनवरी 2024 या जनवरी 2025। तो सही जवाब क्या है? विकल्प आपका यहां पर होगा बी, जनवरी 2023 में। देखिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन इसको 4 जनवरी 2023 को मंजूरी दी थी। इस मिशन का क्या लक्ष्य था, क्या उद्देश्य था? तो भारत को हरित हाइड्रोजन के प्रोडक्शन में, उसके उपयोग में और उसके निर्यात में वैश्विक लीडर की भूमिका में ले आना। और वर्ष 2023 तक मिशन के तहत वर्ष 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन प्रोडक्शन का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य भी डिसाइड किया गया है। अगला है, भारत सरकार का वर्ष 2030 तक अपतटीय पवन ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य कितना है? पहले तो कमेंट करके बताइए कि अपतटीय से आप क्या समझते हैं। चलिए, भारत सरकार का 2030 तक का अपतटीय पवन ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य कितना है? 15 गीगावाट, 20 गीगावाट, 30 गीगावाट या 40 गीगावाट। सही जवाब क्या है? विकल्प सी, 30 गीगावाट का लक्ष्य है 2030 तक। अपतटीय लक्ष्य भारत सरकार ने 2030 तक 30 गीगावाट का तय किया है कि पवन ऊर्जा से हम इतनी स्थापित करने का लक्ष्य रखे हैं, इतनी एनर्जी हम स्थापित कर लेंगे। अब ये COP 26 का हिस्सा है। भारत ने ये लक्ष्य, भारत की COP 26 में जो प्रतिबद्धता जाहिर की है कि 500 गीगावाट हम क्या करेंगे, नवीकरणीय ऊर्जा जो है उससे प्राप्त करेंगे, इसका टारगेट हम रखे हैं। उसी का एक पार्ट ये भी है जिसमें कि अपतटीय पवन ऊर्जा की बात करें तो 30 गीगावाट उसी के पार्ट के रूप में देखा जा रहा है। भारत ने अपनी पहली 1 गीगावाट अपतटीय पवन परियोजनाओं को मंजूरी देने के लिए किस देश के साथ साझेदारी की है? विकल्प ए जर्मनी, विकल्प बी संयुक्त राज्य अमेरिका, विकल्प सी डेनमार्क या विकल्प डी जापान। सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब है डेनमार्क, सी। डेनमार्क के साथ भारत ने 1 गीगावाट अपतटीय पवन ऊर्जा के लिए परियोजना को मंजूरी दी है। इस पहल के तहत 500 मेगावाट क्षमता के 2 अपतटीय पवन फार्म स्थापित किए जाएंगे जो भारत की राष्ट्रीय अपतटीय पवन ऊर्जा नीति 2015 के अनुरूप है। अभी भारत ने अपनी पहली 1 गीगावाट अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजना को मंजूरी देने के लिए डेनमार्क के साथ सहयोग किया है और लक्ष्य यह है कि साझेदारी का उद्देश्य है कि भारत में अपतटीय पवन ऊर्जा के विकास को कैसे गति दी जा सके। अगला है, जम्मू कश्मीर का पल्ली गांव किस विशिष्ट उपलब्धि के लिए जाना जाता है? विकल्प ए भारत का पहला सौर संचालित गांव, विकल्प बी भारत की पहली कार्बन तटस्थ पंचायत, विकल्प सी भारत का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा फार्म या विकल्प डी भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब। देखिए भारत की पहली कार्बन तटस्थ पंचायत है ये, याद रखेंगे। जम्मू कश्मीर का पल्ली गांव मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको मिल सकता है। पल्ली गांव की उपलब्धि यह है कि जम्मू कश्मीर के सांबा डिस्ट्रिक्ट में यह स्थित है और भारत का पहला कार्बन तटस्थ पंचायत बनने वाला ये गांव है। सौर आधार, पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर आधारित है और 500 किलोवाट का सोलर प्लांट स्थापित यहां किया गया है। भारत की संभावित कुल जल विद्युत क्षमता लगभग कितनी आंकी गई है? विकल्प ए 21.1 गीगावाट, विकल्प बी 133.4 गीगावाट, विकल्प सी 181.4 गीगावाट
या विकल्प डी 5.11 गीगावाट। तो इसका सही जवाब क्या है? सही जवाब है आपका यहां पर विकल्प बी। ध्यान रखिएगा, विकल्प बी है आपका 133.4 गीगावाट। ठीक है, भारत की संभावित क्षमता जो कुल जल विद्युत क्षमता का लगभग 133.4 गीगावाट आंकी गई है। अब इसमें लगभग 47 गीगावाट बड़े जल विद्युत संयंत्र और 5 गीगावाट छोटे जल विद्युत परियोजनाओं के रूप में वर्तमान में उपयोग में है, यह भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत ग्रीन हाइड्रोजन हब के रूप में विकसित करने के लिए किन 3 प्रमुख बंदरगाहों की पहचान की गई है? मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, कांडला, पारादीप, तूतीकोरिन, विशाखापत्तनम, कोच्चि, मंगलौर या पोर्ट ब्लेयर, हल्दिया, मुरगांव। तो इसका सही जवाब क्या है? विकल्प बी, कांडला, पारादीप और तूतीकोरिन, इनको राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत ग्रीन हाइड्रोजन हब के रूप में डेवलप करने के लिए इन बंदरगाहों को पहचान इनकी की गई है। तो याद रखेंगे, केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने कांडला जो कि गुजरात में है, पारादीप जो कि ओडिशा में है और तूतीकोरिन जो कि तमिलनाडु में है, इनको ग्रीन हाइड्रोजन हब के रूप में विकसित करने के लिए चुना है। और यही उद्देश्य है कि यहाँ पर जो हरित हाइड्रोजन है यानी कि ग्रीन हाइड्रोजन है, यहाँ पर ग्रीन अमोनिया, मेथेनॉल जैसे पर्यावरणीय ईंधन का प्रोडक्शन किया जाए, भंडारण हो, हैंडलिंग हो, बंकरिंग हो, उसके लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है वो यहाँ पर डेवलप किया जाएगा। और भारत का जो लक्ष्य है 2030 तक ग्रीन हाइड्रोजन और इसके उपोत्पाद को वार्षिक निर्यात क्षमता हम 5 मिलियन मीट्रिक टन तक बढ़ाएं, तो उसके लिए ये एक महत्वपूर्ण कदम होगा। अगला है, पीएम सूर्य घर योजना के तहत 3 किलोवाट या उससे अधिक के रूफटॉप सोलर सिस्टम के लिए सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली अधिकतम सब्सिडी राशि क्या है? विकल्प ए 30,000, विकल्प बी 60,000, विकल्प सी 78,000 या विकल्प डी इसमें 1 लाख। तो सही जवाब इसका 78,000 है। अधिकतम इतना सब्सिडी राशि इसमें मिलता है। तो सब्सिडी की अधिकतम राशि 3 किलोवाट या उससे अधिक क्षमता वाले रूफटॉप सोलर सिस्टम पर सरकार क्या करती है? 78,000 रुपए आपको सब्सिडी देती है। 2 किलोवाट पर 60,000 देती है, 3 किलोवाट पर 78,000 देती है। 3 किलोवाट से अधिक होगा तो अधिकतम 78,000 ही लागू होता है, यानी कि यही इसकी मैक्सिमम लिमिट है। अगला प्रश्न है, जून 2025 तक भारत की कुल स्थापित बिजली क्षमता के संदर्भ में सही अवरोही क्रम यानी घटता क्रम क्या है? थर्मल ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा। अब इसमें आपको बताना है, तो इसमें सही विकल्प क्या होगा आपका? सही विकल्प होगा विकल्प ए, यही क्रम होगा, थर्मल ऊर्जा, फिर उसके बाद नवीकरणीय और तब परमाणु ऊर्जा। तो आपका ए विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए, थर्मल ऊर्जा से लगभग जून 2050 का ये आंकड़ा है, 25 का आंकड़ा है 240 गीगावाट सर्वाधिक है। फिर नवीकरणीय ऊर्जा 226.9 गीगावाट और परमाणु ऊर्जा से 8.8 गीगावाट सबसे कम। तो अवरोही क्रम यही होगा इसका। अगला प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र और उनके संबंधित राज्यों को सही युग्म का चयन करना है। तो यहाँ क्या आपको चयन करना है? एक तरफ परमाणु ऊर्जा संयंत्र की बात की जा रही है और एक तरफ राज्य दिया गया है। तो काकरापार कहां पर है? चलिए सबसे पहले बताइए। काकरापार आपका है गुजरात में, पहला का सी हो जाएगा। कैगा कहां पर है? कैगा है आपका कर्नाटक में, तो दूसरा का ए हो जाएगा। तारापुर कहाँ है? तारापुर महाराष्ट्र में। तीसरा का बी हो गया, नरोडा उत्तर प्रदेश में। चौथा का डी हो गया। तो इस लिहाज से आपका सही विकल्प कौन सा हो गया? डी विकल्प सही हो गया। ठीक है, यही यहाँ पर देख लीजिए दिया भी है। काकरापार कहाँ है? तो गुजरात में स्थित है। स्वदेशी तकनीकी पर आधारित प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर का उपयोग ये करता है। कैगा कहाँ पर है? तो ये कर्नाटक में है और ये भी स्वदेशी तकनीकी के आधार पर PHWR का उपयोग करता है। और तारापुर भी परमाणु ऊर्जा स्टेशन है जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। और नरोरा परमाणु जो है ये कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये भी स्वदेशी तकनीकी के आधार पर ही PHWR का उपयोग करता है। ठीक है, PHWR क्या है? तो प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर है। ये थे आज के 25 प्रश्न। इसके अलावा आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि अगर आप अपनी स्टेट PCS की समग्र रूप से तैयारी करना चाहते हैं, आपको लगता है कि आपको बुनियादी तैयारी भी ठीक से करनी चाहिए, तो उसके लिए आप जुड़ सकते हैं हमारे MPPSC फाउंडेशन कोर्स से। इसमें आपको प्रीलिम्स से लेकर मुख्य परीक्षा तक आपके GS की संपूर्ण तैयारी होगी। इसमें संपूर्ण तैयारी का रीजन यह है कि आपको कॉन्सेप्ट से लेकर प्रैक्टिस से लेकर हर चीज इस कोर्स के माध्यम से मिलेगी। तो ऑफलाइन मोड में अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारी इंदौर शाखा से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में ये उपलब्ध होगा। और ऑनलाइन मोड में आप जुड़ना चाहते हैं तो भी जुड़ सकते हैं। क्या विशेषता है? तो 500 से ज्यादा इसमें क्लासेस हैं। उसके माध्यम से प्रीलिम से मेंस तक के GS के आपके पोर्शन को कवर किया जाएगा। 2 वर्षों तक इसको असीमित बार देख सकते हैं, कितनी भी बार देखने की सुविधा है। साथ साथ आपको 2 साल तक प्रीलिम्स का जो टेस्ट सीरीज है वो इसी कोर्स के साथ निःशुल्क मिल रहा है। तो ये भी आपको एक महत्वपूर्ण लाभ है ऑनलाइन माध्यम में। अधिक जानकारी और आप चाहते हैं तो आप क्या करिए, हमारे नंबर पर 8750187501 पर संपर्क करिए। कोई भी मन में क्वेरी हुई उस क्वेरी को दूर किया जाएगा। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी मिलेगा, उस लिंक पर जाइए, एक फॉर्म खुलेगा, उसमें कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन डालिए, अपनी सीट को आप सुनिश्चित कर सकते हैं।
हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी। इसके अलावा दृष्टि लर्निंग ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए। दृष्टि लर्निंग ऐप जब डाउनलोड करेंगे तो वहां पर एक्सप्लोर सेशन पे जाइएगा। वहां पर पीसीएस का कई आपको ऑप्शन मिलेगा, जिसमें से कि एमपीपीएससी फाउंडेशन कोर्स पे जाएंगे तो सीधे सीधे आपको उसके फीचर्स, उसकी फी स्ट्रक्चर या सब तमाम जो जानकारी है वो वहां भी आपको मिल जाएगी। फिर भी डाउट है आपके मन में तो आप 8750187501 पर कॉल भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ मिलेंगे अगले अगले एपिसोड में, देखेंगे कुछ अन्य प्रश्नों को। पिछले एपिसोड अगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट से जाकर उनको भी देख सकते हैं। तो लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।